कुछ दिन पहले भारत के नीति आयोग के सीईओ वीवीआर सुब्रमण्यम ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि भारत जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया। उनकी स्टेटमेंट को मीडिया और न्यूज में दिखाया तो गया, लेकिन ये उपलब्धि जितनी बड़ी है उसके अनुसार इसे इतनी अहमियत नहीं दी गई। और कुछ दिन बाद नीति आयोग खुद ही अपने इस बयान से पलट गया और मीडिया में भी इस बात को ज्यादा तूल नहीं दी गई, क्योंकि सच्चाई ये है कि अभी तक भारत जापान से आगे निकला ही नहीं है। नीति आयोग ने जो स्टेटमेंट दिया वो समय से बहुत पहले दे दिया। IMF की एक संभावित रिपोर्ट के आधार पर सीईओ सुब्रमण्यम ने बयान दे दिया था। हालांकि इसमें कोई दो राय नहीं है कि फिस्कल ईयर 2025 के अंत तक भारत की जीडीपी जापान से आगे निकल जाएगी। लेकिन क्या जीडीपी में बढ़ोतरी होने का मतलब ये है कि भारत ने जापान को पीछे छोड़ दिया है? क्या सच में इंडिया जापान से आगे निकल गया या निकलने वाला है? सिर्फ नॉमिनल जीडीपी के आंकड़े दिखाकर क्या देश की जनता को मूर्ख बनाया जा रहा है? दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था बनने के बावजूद भारत में इसका जश्न क्यों नहीं मनाया गया? आज हम इस रिपोर्ट की तह तक जाएंगे और पूरी सच्चाई आपके सामने दिखाएंगे, जिसे देख आप समझ जाएंगे कि जापान की बराबरी करने में भारत को अभी एक लंबा समय लगेगा। अगर आप वर्ल्ड इकोनॉमिक्स या जियोपॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं तो ये वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी, इसलिए वीडियो के एंड तक हमारे साथ बने रहिए। दोस्तों, भारत और जापान को आजादी लगभग एक साथ ही मिली थी। जापान को साल 1945 में तो वहीं भारत को साल 1947 में आजादी मिली थी। इसमें बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, लेकिन यदि टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के पैमाने पर देखा जाए तो आज जापान हमसे कई दशक आगे खड़ा हुआ नजर आता है। जापान ने 1970 से 1980 के दशक के बाद इतनी तेजी से विकास किया जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया था। दोस्तों, आपको बता दें कि जापान साल 1995 में ही 5 ट्रिलियन की जीडीपी वाला देश बन गया था, जबकि भारत 2025 तक भी यह मुकाम हासिल नहीं कर पाया। भले ही बीते 30 सालों में जापान की जीडीपी में कोई खास फर्क देखने को ना मिला, वहीं दूसरी ओर भारत ने 30 सालों में अपनी जीडीपी में 10 गुना से भी ज्यादा की बढ़ोतरी की है। लेकिन इसके बावजूद ये कहना उचित नहीं होगा कि भारत ने जापान को पीछे छोड़ दिया है। सबसे पहले तो नीति आयोग के गलत स्टेटमेंट पर गौर करना होगा। असल में IMF की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत 2025 के अंत तक जापान को पीछे छोड़ दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। IMF की रिपोर्ट के मुताबिक भारत की जीडीपी $4.187 ट्रिलियन हो जाएगी, वहीं जापान की जीडीपी $4.186 ट्रिलियन के रहने का अनुमान लगाया गया है। इस अनुमान के आधार पर नीति आयोग के सीईओ ने घोषणा कर दी कि भारत जापान से आगे निकल गया है, जबकि सही मायने में भारत की वर्तमान जीडीपी $3.9 ट्रिलियन है और जापान की जीडीपी $4.1 ट्रिलियन है। और इंटरनेशनल लेवल पर डॉलर्स, येन और रुपयों में उतार चढ़ाव और अन्य फैक्टर्स के कारण इन आंकड़ों में बदलाव भी मुमकिन है। चलिए, ये तो हुई एक बात। एक बार को हम मान लेते हैं कि भारत की जीडीपी जापान से आगे निकल गई है, तो भी क्या सही मायने में भारत जापान को पीछे छोड़ देगा, या फिर इस तरह के रिकॉर्ड्स दिखाकर सरकार अपने नंबर बनाने की कोशिश कर रही है? भारत इस समय दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। साल 2014 में भारत की जीडीपी $2 ट्रिलियन थी, जो अब बढ़कर $4 ट्रिलियन के करीब पहुंच गई है। यानी कि एक दशक में भारत की जीडीपी 2 गुना हो गई है। शायद ही दुनिया के किसी और विकसित या विकासशील देश की अर्थव्यवस्था 10 सालों में डबल हुई होगी। 2014 में भारत विश्व की 10वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था था। रूस, इटली, ब्राजील, फ्रांस, ब्रिटेन के बाद अब जापान को भी पीछे छोड़ भारत चौथे स्थान पे पहुंचने वाला है। ये वाकई में गर्व की बात है कि फ्रांस, ब्राजील और इटली जैसे डेवलप्ड नेशंस और रूस और ब्रिटेन जैसे ताकतवर देशों को भारत ने इकोनॉमी के मामले में पीछे छोड़ा है। अब सिर्फ 3 देश ही भारत से आगे हैं: अमेरिका, चीन और जर्मनी। इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स और IMF की रिपोर्ट के अनुसार साल 2028 तक यानी अगले 3 साल में भारत जर्मनी को भी पीछे छोड़ देगा और दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा। लेकिन दोस्तों, ये सिर्फ सिक्के का एक पहलू है। जब तक हम सिक्के के दोनों पहलू नहीं देखेंगे तो किसी भी निष्कर्ष पे नहीं पहुंच सकते हैं। भारत की जीडीपी बढ़ने के पीछे मुख्य फैक्टर्स देश की आबादी बढ़ना है, साथ ही बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट अपना बिजनेस एक्सपेंड कर रहे हैं। देश में बिलियनियर्स की संख्या बढ़ रही है, इस कारण जीडीपी में ग्रोथ देखने को मिल रही है, लेकिन ग्राउंड लेवल पर इसका कोई असर देखने को नहीं मिल रहा है। इसके लिए हमें जीडीपी पर कैपिटा इनकम को भी देखना होगा। आज भारत की जीडीपी पर कैपिटा इनकम $2900 तक पहुंच गई है। भले ही 10 सालों में जीडीपी पर कैपिटा इनकम भी डबल हुई है, लेकिन वास्तविक सच्चाई तो ये है कि जीडीपी पर कैपिटा इनकम के मामले में भारत दुनिया की टॉप 100 कंट्रीज की लिस्ट में भी नहीं है। ये शर्म की बात है कि एक और हम दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने वाले हैं और दूसरी ओर प्रति व्यक्ति आय के मामले में हमारा नाम दुनिया के 100 देशों में भी नहीं है। वहीं दूसरी ओर जापान की पर कैपिटा इनकम $34,000 है। पर कैपिटा इनकम से ही पता चलता है कि कोई देश असल में कहां पर स्टैंड करता है, वहां के लोगों का लाइफस्टाइल कैसा है। जापान की पर कैपिटा इनकम भारत से 12 गुना ज्यादा है, तो ऐसे में हम कैसे कह सकते हैं कि भारत ने जापान को पीछे छोड़ दिया है? भारत में अमीर और गरीब के बीच एक बहुत बड़ा अंतर है। $2900 की पर कैपिटा इनकम भी बड़े उद्योगपतियों और पूंजीपतियों के कारण है। ऐसा मान लीजिए कि अगर किसी स्टेडियम में कुछ गरीब लोग हैं और वहाँ पर मुकेश अंबानी और गौतम अडानी पहुँच जाते हैं, तो स्टेडियम की
पर कैपिटा इनकम अचानक से बढ़ जाएगी, क्योंकि अंबानी और अडानी दोनों ही सालाना करोड़ों और अरबों की कमाई कर रहे हैं। भारत में तो हालात ये है कि अगर आप 25,000 से ज्यादा की कमाई कर रहे हैं तो आप देश के 10% सबसे अधिक कमाई करने वाले लोगों में शामिल हैं। भारत में सिर्फ 1% लोगों के हाथ में देश की 42% जीडीपी है और बॉटम 50% लोगों के पास जीडीपी का सिर्फ 3% हिस्सा है। इस इनइक्वालिटी के साथ कैसे हम चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का जश्न मना सकते हैं? भारत के शहरों और गाँव में बहुत डिफरेंस है। दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, पुणे और हैदराबाद जैसे कुछ बड़े शहरों में तो लोग अच्छी लाइफस्टाइल अफोर्ड कर रहे हैं, लेकिन ग्रामीण इलाकों में हालात बहुत बुरे हैं। आज भी हमारे देश की 65% आबादी रूरल एरियाज में रहती है और सिर्फ 35% लोग ही शहर में रहते हैं, जबकि जापान की 92% आबादी अर्बन एरिया में रहती है और सिर्फ 8% लोग ही गाँव में रहते हैं। और जापान के गाँव के हालात भी भारत के मुकाबले कई गुना अच्छी स्थिति में नजर आते हैं। भारत में सरकार दावा करती है कि देश के 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन दिया जा रहा है। 140 करोड़ की आबादी में से अगर 80 करोड़ लोगों को सरकार मुफ्त राशन देने का दावा कर रही है तो उस देश की जमीनी हकीकत क्या होगी, इसका अंदाजा आप लगा ही सकते हैं। जबकि जापान में सरकार लोगों को पेंशन तो देती है, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो स्वेच्छा से अपनी पेंशन छोड़ देते हैं, जिससे कि सरकार पर पेंशन का बोझ कम महसूस हो सके। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत 105वें स्थान पे आता है, जबकि जापान की रैंकिंग नंबर 6 है। तो जापान को पीछे छोड़ने का दावा यहाँ भी जुमला ही नजर आता है। पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट रेट में भी एक बड़ा फर्क है। भारत में 22% लोग ऐसे हैं जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने को मजबूर है, तो वहीं जापान में यह आंकड़ा 15% है। बात करें बेरोजगारी दर की तो भारत में आज 6% से अधिक लोग बेरोजगार हैं। सिर्फ लोअर क्लास पीपल ही नहीं बल्कि MBA, डॉक्टर, इंजीनियर जैसे प्रोफेशनल्स भी नौकरी के लिए धक्के खा रहे हैं। वहीं जापान में सिर्फ 2.5% लोग ही बेरोजगार हैं। जापान के लोग भारत से काफी ज्यादा मेहनती भी माने जाते हैं। एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर के मामले में भी भारत अभी बहुत पीछे है। एजुकेशन की बात करें तो भारत का लिटरेसी रेट 78% के आसपास बताया जाता है, वहीं जापान का लिटरेसी रेट लगभग 100% है। जापान बहुत पहले ही शिक्षा के महत्व को समझ गया था। अपने एजुकेशन सिस्टम को और बेहतर बनाने के लिए जापान मेहनत कर रहा है। 12.5 करोड़ की आबादी वाले जापान में 780 यूनिवर्सिटीज हैं, जबकि 142 करोड़ की आबादी वाले देश में महज 1000 यूनिवर्सिटीज हैं, जहां पर आप पर कैपिटा के हिसाब से यूनिवर्सिटी का आइडिया लगा सकते हैं। भारत के लिए एक और शर्म की बात यह है कि दुनिया की टॉप 100 यूनिवर्सिटीज में भारत की एक भी यूनिवर्सिटी शामिल नहीं है। हेल्थ फ्रंट पर भी हमें ऐसे ही आंकड़े देखने को मिलते हैं। इसका सही पैमाना मापना है तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट को आधार बनाया जा सकता है। भारत में लोग की औसतन उम्र 70 साल के आसपास है, तो वहीं जापान का लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट 85 साल के आसपास है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट और मैटरनल मोर्टेलिटी रेट के मामले में भी जापान की रैंकिंग भारत के मुकाबले बहुत अच्छी है। यहाँ पर भारत की हेल्थ एंड मेडिकल फैसिलिटीज की पोल खुलती है। भारत में आज भले ही हेल्थ की बहुत अच्छी सुविधाएं हैं, लेकिन जापान के आगे भारत कहीं खड़ा हुआ नजर नहीं आता है। भारत हर साल हेल्थ सेक्टर पर जीडीपी का 3.4% खर्च कर रहा है, तो वहीं जापान जीडीपी का करीब 11% स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करने पर खर्च करता है। यहाँ पर भी ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत साबित होती है कि भारत ने जापान को पीछे छोड़ दिया है। कुछ और आंकड़ों पर गौर करते हैं। जापान इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी के मामले में भारत से बहुत आगे है। जो टेक्नोलॉजी जापान में 90 के दशक में यूज की जाती थी, वो गैजेट्स एंड टेक्नोलॉजी भारत के लिए आज लेटेस्ट नजर आती है। रोबोटिक्स, AI और इलेक्ट्रॉनिक फील्ड में जापान का मुकाबला करने में भारत को अभी कई दशक लग जाएंगे। इसका मुख्य कारण है R&D। असल में भारत रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर ज्यादा पैसा खर्च नहीं करता। अपनी जीडीपी का सिर्फ 0.7% हिस्सा ही भारत R&D पर खर्च करता है। यही वजह है कि भारत में इनोवेशन उस लेवल पर देखने को नहीं मिलता। वहीं जापान जीडीपी का करीब 3.5% हिस्सा R&D यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर खर्च करता है। किसी भी देश की सही सिचुएशन का अंदाजा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स से लगाया जा सकता है। इस इंडेक्स में दुनिया के 191 देशों की सूची में भारत की रैंकिंग 132 है, तो वहीं जापान की रैंक 19 है। हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत को 143 देशों की सूची में 123वें स्थान पर रखा गया है, जबकि जापान की रैंक 56वीं रही है। इनोवेशन के मामले में भारत 39वें स्थान पर है और जापान की रैंक 13वीं है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के मामले में भी जापान भारत से आगे ही नजर आता है। जापान इस लिस्ट में 29वें पायदान पे है और भारत 63वें नंबर पे आता है। दोस्तों, ये सब वर्तमान समय की बात है। भले ही अभी तक भारत जापान से आगे नहीं निकला है, लेकिन भारत की काबिलियत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। भारत की युवा आबादी में वो पोटेंशियल है जिसके दम पर भारत सही मायने में जापान को पीछे छोड़ सकता है, और कई मायनों में आज भारत जापान को पीछे छोड़ भी चुका है। भारत आज
आज स्टार्टअप के मामले में वर्ल्ड की टॉप कंट्रीज में शुमार है। बीते कुछ सालों में भारत में 125 से अधिक यूनिकॉर्न्स देखने को मिले, जबकि जापान में इस समय अवधि में यूनिकॉर्न की संख्या महज 28 रही। जापान पर विदेशी कर्ज कई गुना अधिक है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जापान के ऊपर उनकी जीडीपी का 2.5 गुना कर्ज है, जबकि भारत के ऊपर जीडीपी से काफी कम कर्ज है। आईटी सेक्टर और सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी में भारत जापान से आगे निकल चुका है। भारत हर साल $240 बिलियन की आईटी सर्विस दे रहा है, तो वहीं जापान में यह आंकड़ा सिर्फ $90 बिलियन का है। भारत के आईटी सेक्टर में 5 मिलियन से अधिक लोग काम कर रहे हैं और जापान में सिर्फ 1.8 मिलियन लोग। एग्रीकल्चर के मामले में भारत के आगे जापान दूर दूर तक नजर नहीं आता है। भारत के जीडीपी में एग्रीकल्चर सेक्टर का योगदान 15% के आसपास है, जबकि जापान के जीडीपी में ये 1% से भी अधिक है। भारत सालाना $570 बिलियन के एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स उत्पन्न कर रहा है और जापान सिर्फ $2.5 बिलियन, जो भारत के मुकाबले सिर्फ आधा % है। जीडीपी ग्रोथ रेट के मामले में भी जापान काफी पीछे है। आज भारत की सालाना जीडीपी ग्रोथ रेट 6 से 6.5% के बीच आंकी जाती है। दूसरी ओर जापान की जीडीपी ग्रोथ रेट सिर्फ 0.6% है। जापान दुनिया में सबसे ज्यादा बूढ़ी आबादी वाला देश है, तो वहीं भारत एक यंग कंट्री है। जापान की पॉपुलेशन हर साल डिक्लाइन होती जा रही है, जो इस देश के लिए सबसे बड़ी चिंता का विषय बन चुका है। इस चिंता को दूर करने के लिए जापान की सरकार कई मुहिम भी चला रही है, लेकिन इसे दूर करना बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला है। ऐसे में भारत बहुत जल्दी जापान को पीछे छोड़ सकता है। यहाँ पर हमें इस बात से ये सीखने को मिलता है, अपनी काबिलियत पर आगे निकला जा सकता है, लेकिन बिना आगे निकले और अधूरी जानकारी के संग जश्न मनाना ये ठीक नहीं है। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले टाइम में भारत जापान ही क्या बल्कि वर्ल्ड में सभी कंट्रीज को पीछे छोड़ सबसे ऊंचाई पर अपना परचम लहराए। उम्मीद करते हैं दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद आपकी आंखें खुल गई होंगी। आप समझ गए होंगे कि मीडिया में इस बात को लेकर बहुत ज्यादा चर्चा क्यों नहीं की गई। अगर ऐसा होता तो यकीनन सरकार की नाकामयाबी की बातें ज्यादा होती। फिलहाल भारत जापान से आगे निकल गया है, ये बात कहना पूरी तरह से बेईमानी होगी। इस बारे में आपकी राय क्या है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।